डे एवरीवन। एक और वीडियो लेके हम आए हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी टू अडॉप्ट व्हाइल स्टार्टिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली हम बात करेंगे कोई भी नया निवेश करने से पहले किन चीजों पर विचार करें, फाइनेंशियल गोल्स वगैरह को आप अपने को याद रखें और उस हिसाब से नया इन्वेस्टमेंट करें। तो कुछ स्लाइड्स हम इस बात पे प्रेजेंट करेंगे, आपको होपफुली आपके लिए थोड़ा वैल्यू एडिंग होगा ये। निवेश से पहले, निवेश के स्टेप्स से पहले हम बात करना चाहेंगे सेविंग्स यानी कि बचत की, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि बचत ही वो गमला या सीड्स या बीज है जिसपे आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के पेड़ उगेंगे और फल लगेंगे उनमें, और आप होपफुली उनको रीप करेंगे और उनका मजा ले पाएंगे। सो सेविंग्स इज द बेसिक होली ग्रेल, वो एक गमला है। तो अब आप इस स्लाइड में अगर आप देखें, हमने दो फॉर्मूले दिए हैं सेविंग्स के, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स। 100 में से आप समझ लीजिए 99% लोग ये मान के चलते हैं कि जो मेरी आमदनी है उसमें से अगर मैं खर्चों को घटा दूं तो जो मेरा बचता है वो सेविंग्स है और उसे मुझे इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आप इसको एक नए नजरिए से देखें कि जो मेरी आमदनी है उसमें से पहले मैं सेविंग्स हटाऊं कि भाई इतना तो मुझे सेव करना ही है, और उसके बाद जो बचता है उसको मैं एक्सपेंस की तरह यूज करूं। सो सेविंग्स को स्टैटिक रखें और एक्सपेंस को उस हिसाब से आगे आपके आमदनी के हिसाब से आगे पीछे करें। इससे आप देखेंगे कि एक स्टेबिलिटी आएगी आपकी सेविंग पूल में और आपके निवेश में भी एक काफी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपका सेविंग पूल धीरे धीरे स्टेबल और इंप्रूव होता जाएगा। तो ये फॉर्मूले को चेंज करने की जरूरत है, फॉर्मूला 1 से फॉर्मूले 2 की तरफ। ये होगा पहला कदम निवेश के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है क्योंकि हम जब भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, हम मिलते हैं, तो एक सवाल जो बहुत आम रहता है कि मेरी आमदनी कम है, मेरी सेविंग्स कम है, तो मैं बचत करके कितना ही बचा लूंगा और क्या ही हो पाएगा मेरा फाइनेंशियल गोल पूरा। तो इस स्लाइड में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप महीने के 1000 रुपए भी बचाएं, लेकिन उस अवधि को थोड़ा लंबा रखें, 20 साल तक बचाएं। अगर आप आज से काम करना शुरू कर रहे हैं, आज आपकी नौकरी का पहला दिन है, और अगर आप 20 साल तक 25 साल तक काम करेंगे और सिर्फ 1000 रुपए महीने ही बचाएंगे थ्योरेटिकली, तो आप करीबन 2,40,000 रुपए बचाएंगे उस पीरियड में। अगर उस पैसे पे आपने अच्छे से इन्वेस्ट किया और उस पर 10% की दर से उस पर रिटर्न जनरेट कर पाए आप, तो वो आपका 2,40,000 रुपए 7,23,000 रुपए के करीब हो जाता है। उसी में अगर आपने 12% रिटर्न जनरेट किया 10 के बजाय, थोड़ा बेहतर इन्वेस्टमेंट किया, एलोकेशन बेटर किया, एसेट एलोकेशन, तो वो अमाउंट 2,40,000 की अमाउंट आपकी 9,19,000 तक पहुंच सकती है। और 15% पे अगर कंपाउंड हुआ आपका पैसा, तो वो अमाउंट बढ़ के 13,27,000 रुपए तक हो सकती है। तो बचत छोटी और बड़ी के बारे में मत सोचिए, लंबी अवधि के बारे में और एसेट एलोकेशन प्रॉपर रखें उसके बारे में हम सोचिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और आगे की कुछ स्लाइड्स में आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये हर किसी का एक फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है, उसी वजह से आप ये वीडियो भी देख रहे हैं और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस के बारे में इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी को अपने फाइनेंशियल गोल्स एक अचीव करने होते हैं, वो सेविंग्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो वो आपके गोल हो सकते हैं कार खरीदना, घर खरीदना, घर का डाउन पेमेंट, बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन आजकल काफी एक्सपेंसिव हो गई है, रिटायरमेंट, मैरिज एंड वेल्थ क्रिएशन भी हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और वही हम समझाएंगे। तो पहला कदम सेविंग्स पूल क्रिएट करने के बाद जो आपका पहला कदम होता है वो है डिफाइन ईच एंड एवरी गोल ऑफ योर। सबसे पहले हमें हर गोल को डिफाइन करना है। अगले 2 साल, 5 साल, 15 साल, 25 साल में आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं। एक तो उसकी अवधि को निर्धारित कीजिए, और दूसरा उसके लिए आपको लगता है उस समय कि कितने पैसे लगेंगे वो भी आप निर्धारित कीजिए, जिससे कि आपके जो एलोकेशन है वो थोड़ी एंकर हो जाए। जैसे कि अगर 2 साल में आपको कार लेनी है, तो थ्योरेटिकली हमने एक नंबर आपको यहाँ दिखा रखा है 5 लाख रुपए, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने 5 लाख रुपए दिखाए हैं। सिमिलरली 5 साल बाद अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हैं, आजकल आप देखें शहरों में घर मतलब करीबन 60 लाख रुपए का अगर घर है और 30% आपकी डाउन पेमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन खर्चा मिला के, तो करीबन 18 लाख रुपए की जरूरत आपको उसमें पड़ेगी। तो उस हिसाब से सोचिए। 14 साल बाद आपके बच्चे का हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज की फीस वगैरह, एमबीए कॉलेजेस वगैरह की फीस, उसमें 20 लाख रुपए अगर व्यय होंगे,
तो वो एक नंबर आप दिमाग में रखिए। और अगर आप 25 साल में रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको एक सर्टेन आमदनी, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, उसके लिए करीबन 2.5 करोड़ रुपए। तो इस टाइप से आप जरा एक फॉर्मुलेट कीजिए अपने प्लान को एक पेपर पे या एक्सेल शीट पे, और इस हिसाब से इसको एक रखिए। ये आपका पहला कदम होगा फाइनेंशियल गोल या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरफ। स्टेप 2 है वर्किंग टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल गोल्स। अब फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए दूसरा कदम हम उठाएंगे। सबसे पहले तो सेक्रेड मनी। देखिए, द फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन, मतलब अगर आप देखें तो फ्यूचर किसी को नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक सेक्रेड मनी को साइड में रखने की जरूरत है। क्लासिक एग्जांपल है, इस समय में मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये कोविड जैसे किसी को पता नहीं था, इट वाज अ ब्लैक स्वान इवेंट, अचानक आ गया। जॉब्स को रिस्क है, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स को रिस्क है, इलनेस का रिस्क है। आपको मालूम है आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दे आर चार्जिंग एनीथिंग। सो एक सेक्रेड मनी पूल आपके पास होना चाहिए, लिक्विड फंड में या फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट में। 6 महीने या 12 महीने से 12 महीने तक के मंथली एक्सपेंसेस, ऐसे कोविड के माहौल में तो मिनिमम 12 महीने के आपके मंथली एक्सपेंसेस आपके पास होने चाहिए, कि अगर आपको जॉब के इश्यू हो जाते हैं या इनकम का कुछ इश्यू हो जाता है तो आप उसको सर्वाइव कर पाए उस पीरियड को। सो दैट मनी इज नॉट टू बी टच्ड और पुट इनटू एनी रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट्स। वो पैसा आप अलग रखिए। सेफ लिक्विड फंड जो कि बहुत सेफ है और रिस्क नहीं लेता है उसमें डालिए, या फिर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में डालिए। रिटर्न फोकस नहीं होना चाहिए उसमें, पैसे की प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल होना चाहिए और लिक्विडिटी प्राइमरी फोकस होना चाहिए उस पैसे। उसके बाद आइए प्रायोरिटाइजिंग गोल्स। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया था, मल्टीपल गोल्स होते हैं फाइनेंशियल गोल्स, पर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सारे गोल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। किसी के लिए घर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए कार इंपॉर्टेंट हो सकती है। प्लीज उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि कब, कहां, कैसे और कितना इंपॉर्टेंट है। एंड बेस्ड अपॉन दैट प्रायोरिटी फिर हम एसेट एलोकेशन की तरफ आएंगे। हर एक फाइनेंशियल गोल के लिए एक एसेट एलोकेशन होता है, उसका कितने दिनों में आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे रिटर्न रिस्क प्रोफाइल समझ के वो एसेट एलोकेशन निर्धारित किया जाएगा। स्टेप 3 है आइडेंटिफाइंग द एसेट क्लासेस। उन एसेट क्लासेस की पहचान जो कि आपको आपके फाइनेंशियल गोल के नजदीक लेके जाएंगे। अब ये अगर हम देखें, ये हमने एक एग्जांपल दिया है कंजम्पशन बास्केट का। देखिए, सबसे बड़ा जो रिस्क होता है जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं अपने पैसे के इन्वेस्टमेंट में, वो है इन्फ्लेशन का रिस्क, यानी मुद्रास्फीति या रुपए की वैल्यू गिरना। ये हम सभी जानते हैं कि जिस पैसे से आप 20 साल पहले कुछ चीजें खरीद सकते थे, उतने ही पैसों में शायद अब वो चीज नहीं आप कर पाएंगे। जैसे कि 1990 का हमने एक एग्जांपल लिया है कि अगर मुंबई बेस्ड 4 लोगों का एक परिवार है, मिडिल क्लास परिवार है, उनकी साल भर की रेगुलर जरूरतों को पूरा करने के लिए करीबन 24,000 रुपए की जरूरत पड़ती थी। वो अमाउंट अब करीबन 4 लाख रुपए हो गया है, टू बी स्पेसिफिक 3,83,000 रुपीज हो गया है। तो आप देखें कि इन्फ्लेशन ऑफ दैट बास्केट ऑफ प्रोडक्ट करीबन 10% है। अब हम गोल्ड की बात करें, एसेट्स की बात करें, डिफरेंट एसेट्स जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, उसमें एक है गोल्ड। अब 1990 में अगर आपने वो 24,000 रुपए बचाए होते, या किसी ने वो 24,000 रुपए बचाए होते, उससे आप 70 यूनिट ऑफ गोल्ड, यानी 10 प्रति 10 ग्राम का जो यूनिट है, उसमें आप करीबन 70 यूनिट ऑफ गोल्ड ले पाते। 3400 रुपए का उस समय गोल्ड का भाव था। 2019 में गोल्ड का भाव है 34,000 रुपए। ये 31 मार्च 2019 का डेटा है। आप देखेंगे कि अगर मेरे को वही लाइफस्टाइल मेंटेन करना है जो 1990 में मैं करता था 24,000 रुपए में, उसके लिए मुझे जरूरत है 3,83,000 रुपीज की, लेकिन उसके लिए मुझे गोल्ड चाहिए 112 यूनिट। तो आप देखिए, गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है, करीबन 8-8.5% रिटर्न दिया है, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया है वो एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड फैमिली के लिए। हाँ, डेफिनेटली लास्ट 1-1.5 साल में गोल्ड का रिटर्न काफी इंप्रूव हुआ है, तो शायद ये डेटा थोड़ा और बेहतर लगे, लेकिन फिर भी 8.5 का आप करीबन 9-9.5% एनुअल रिटर्न आप पकड़ लीजिए गोल्ड का। आप वहीं आप समझे बीएससी सेंसेक्स, यानी इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बीएससी सेंसेक्स, तो 24,000 रुपए अगर आपने बीएससी सेंसेक्स में डाले होते जो कि 730 पे था उस समय, आपने करीबन 33 यूनिट आपने बीएससी सेंसेक्स की उस टाइम खरीदी होती। 2019 में वो करीबन 36,000 पे बीएससी सेंसेक्स था, तो आप केवल 11 यूनिट बेचकर वो 3,83,000 रुपीज आप ले लेते, उसके यूनिट्स बेच के, और वही लाइफस्टाइल जो आप मेंटेन करना चाहते हैं वो आराम से कर पाते।
तो आप देखेंगे बीएसई सेंसेक्स ने करीबन 14.5 से 15% के आसपास का रिटर्न दिया है आपको। इन्फ्लेशन जो 10% था उसको अच्छे से बीट किया है। आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग को, आपका लिविंग स्टैंडर्ड को ना कि बचाया है बल्कि वेल्थ क्रिएट भी किया है, क्योंकि 11 यूनिट यूज करने के बाद भी आपके पास 22 यूनिट और बच जाएंगे सेंसेक्स के आगे के खर्चे के लिए या फिर अपने कुछ शौक पूरे करने के लिए। कमिंग टू फिक्स डिपॉजिट, हमने इसको येलो में हाईलाइट किया है कि फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। परसेप्शन ये है कि आप एक अच्छी बैंक, आजकल बैंकों में भी रिस्क है, लेकिन आप एक अच्छी बैंक में अगर पैसा डालते हैं तो आपका पैसा सेफ है, लेकिन वो सिर्फ नॉमिनली सेफ है, रियल वैल्यू उसकी गिरती जाती है। तो फिक्स डिपॉजिट ने आपको दिया है 6% रिटर्न पिछले 30 सालों में। आपके इन्फ्लेशन हो गया 10%, तो एवरी ईयर 4% से आपकी अमाउंट वैल्यू जो है गिरती जा रही है। एंड फिक्स डिपॉजिट विल नेवर बी सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ योर नीड्स ऑफ योर रिटायरमेंट और एनी अदर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। तो अगर हम वही स्टेप 3 को कंटिन्यू करें और समराइज करें तीनों एसेट क्लास को कि कौन सा एसेट क्लास कब चाहिए और किस फाइनेंशियल गोल की तरफ फोकस करते हुए उस एसेट क्लास को आपको लेना चाहिए। इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, मोर देन 3 इयर्स मिनिमम। देखिए, इक्विटी एक एसेट क्लास तभी होता है जब आप उसको 3 साल से ज्यादा के लिए लें। नियर टर्म में वो एक स्पेक्युलेटिव क्लास हो जाता है जहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है और आप पैसे गंवा सकते हैं। तो 3 साल से ज्यादा के समय आपका है अगर फाइनेंशियल गोल अचीव करने का, तो आप इक्विटी पे फोकस कीजिए। कि जो आउटकम आपको जो मिलेगा इक्विटी में इनमें से, एक तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया, इन्फ्लेशन हेज है एंड वेल्थ क्रिएटर है। और फाइनेंशियल गोल्स जो वो केटर कर सकता है वो है रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज एंड वेल्थ क्रिएशन। तो ये सारी जो लॉन्ग टर्म नीड्स है वो आपकी केटर कर सकता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट। कमिंग टू डेट, शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर। डेट में इन्वेस्टमेंट, अगर आपको पैसे की जरूरत, आपका फाइनेंशियल गोल बस सामने ही है, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स है, तो आप पैसे को डेट में मूव कीजिए। ये आपको लिक्विडिटी देता है, जिस भाव में आपने इन्वेस्ट किया लगभग उसी भाव में आपका निकल जाएगा, एक थोड़ा सा आपको यील्ड भी मिल जाएगा और बेसिकली रिस्क रिड्यूस करता है, लिक्विडिटी देता है बहुत अच्छा। फाइनेंशियल गोल्स क्या अचीव करेगा डेट आपका? एक तो सेक्रेड मनी, जो कि मैंने 2 स्लाइड पहले आपसे बात की थी, वो पैसा जो कि आप लिक्विड रखना चाहते हैं और आपको इमीडिएट जरूरत पे आपको पैसा अवेलेबल होना चाहिए, तो डेट में वो पैसा आप रख सकते हैं। और लिक्विडिटी बिफोर एनी गोल इज अकम्प्लिश। फॉर एग्जांपल, आपने किसी ने इन्वेस्ट किया है, अब 1 साल में ही वो गोल अचीव होने वाला है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को 15-20 साल हो गए हैं, धीरे धीरे वो पैसे को आप डेट या सेफ लिक्विड फंड या फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट में ट्रांसफर करते जाइए, और फिर जब गोल अकम्प्लिश करने का दिन या तारीख आती है, आप डेट से वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे आप लिक्विडिटी इमीडिएट जो अचानक किसी इक्विटी में फॉल आ जाए या कुछ हो जाए, उससे उस रिस्क से आपको बचा लेगा डेट। कमिंग टू गोल्ड, अगेन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा एसेट क्लास है, कैपिटल प्रिजर्व करता है, इक्विटी से थोड़ा कम लेकिन फिर भी बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट देता है आपको। जैसा कि आपने भी सुना होगा कि यू शुड नॉट कीप ऑल द एग्स इन सेम बास्केट, और इससे अगली स्लाइड में मैं उस बारे में भी बात करूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल प्रिजर्व करता है, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट बहुत अच्छा देता है इक्विटी के साथ वो। कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड गोल्ड फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज रियली गुड। फाइनेंशियल गोल जो वो कैटर करता है वेरी सिमिलर टू इक्विटी, चाइल्ड्स मैरिज, चाइल्ड्स एजुकेशन, रिटायरमेंट, ये सब के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो गोल्ड एक बेहतरीन तरीका है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे स्टेप 4, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट एग्जांपल। ये एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी का। उम्र दोनों का तकरीबन आप समझिए कि 35 इयर्स है, 35 साल की उम्र है। टाइम टू रिटायर 20 इयर्स। रिटायरमेंट कॉर्पस इज अबाउट 2.2 करोड़। सो दोनों सोच रहे हैं कि 20 साल में रिटायर होंगे। रिटायरमेंट के लिए समय मुझे 2.2 करोड़ रुपीस की जरूरत पड़ेगी। 2.2 करोड़ एक रीजनेबल समय रिटायरमेंट का। मिस्टर ए का एलोकेशन आप देखिए, इक्विटीज पे उन्होंने 30% डाला, डेट एंड कैश में 60% डाला और गोल्ड में 10% डाला। अगर आप जो रिटर्न्स हिस्टोरिकल रहे हैं उसके बेसिस पे अगर आप करें और उसका रिटर्न्स को कैलकुलेट करें, तो टोटल अगर आप देखेंगे 20 साल में मिस्टर ए का कॉर्पस होगा 1.88 करोड़। वहीं पे मिस्टर बी का एलोकेशन इक्विटी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, 20 साल के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। 60% उन्होंने इक्विटी में डाला,
डेट में 30% डाला, बिल्कुल उल्टा, मिस्टर ए के बिल्कुल उल्टा किया उन्होंने। गोल्ड दोनों ने 10-10% लिया। उन्होंने अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर लिया, नहीं अचीव किया बल्कि ज्यादा ही कर लिया, 2.43 करोड़। तो ये एक इंपॉर्टेंस है, राइट एसेट एलोकेशन, कीपिंग इन माइंड फाइनेंशियल गोल्स एंड ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत जरूरी है। हमने सोचा कि एक एग्जांपल से हम अगर प्रस्तुत करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो राइट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो कि मैं आपको समझा रहा था कि एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना कितना जरूरी होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इक्विटी और गोल्ड में बैलेंस रखना, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कितना जरूरी होता है। 2008 में आप देखें, गोल्ड ने आपको 26% रिटर्न दिया और सेंसेक्स ने -52% रिटर्न दिया। अगर आप पूरा इक्विटी में रखते तो आपका पोर्टफोलियो की हालत आप समझ सकते हैं। एक तो देखिए जो फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, और मानसिक रूप से जो तनाव होता है वो अलग लेवल पे हो जाता है। सिमिलरली 2009 में आइए, सेंसेक्स ने रिवर्ट किया, 83% रिटर्न आपको दे दिया, गोल्ड स्टेबल था 24%। अब आप 2013, 14, 15 में आइए, सेंसेक्स आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है। 2012 में 28% रिटर्न दिया, 13 में 11, अगेन 14 में 32% रिटर्न दिया। गोल्ड को देखिए आप, 2013 में -5, 2014 में -8, 2015 में -7। अब लास्ट 2 साल से आप फिर से देखिए, 2018 में 8, 2019 में 16 और इस साल अगेन वापस करीबन 20% रिटर्न के आसपास पहुंच रहा है। वहीं इक्विटी इस साल नेगेटिव रिटर्न है, वाईटीडी काफी अच्छा रिकवर कर रही है लेकिन फिर भी नेगेटिव रिटर्न है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा रिस्क आ गया है। देखिए गोल्ड कब अच्छा करता है, जब आप हर किसी को अपने नॉर्मल जिंदगी, जीडीपी, देश, हर चीज पे थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। वो रिस्क कब आता है? जैसे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो एक वैसा रिस्क था। सिमिलरली अभी जो है कोविड का रिस्क है, जब बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स नोट प्रिंट कर रहे हैं, डॉलर की वैल्यू घट रही है। ऐसे समय में गोल्ड आपकी पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करेगा और डाइवर्सिफिकेशन का एक बेहतरीन आपको बेनिफिट देगा। तो ये एक बैलेंस है, 10%, 15% के आसपास आप गोल्ड रखिए पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी आप इक्विटी की तरफ थोड़ा फोकस कीजिए। और जैसे जैसे आप गोल्ड की तरफ पहुंचे, धीरे धीरे आप रिस्क को रिड्यूस कीजिए, डेट, लिक्विड फंड की तरफ धीरे धीरे पोर्टफोलियो को मूव कीजिए। तो हमें लगता है कि यहाँ पे हम बस करते हैं। होपफुली ये जो स्लाइड्स हमने प्रस्तुत किए हैं आपको, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप प्लीज हमें बताइए, कमेंट सेक्शन वगैरह में आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे तक अगर कोई क्वेरी है और वो रूट हो सकती है, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। तो हम यहाँ पे आपसे धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.